ओके। लास्ट टाइम बेटा अगर आपको याद हो तो हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद हमने आज करना था बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम के और थर्मोकेमिस्ट्री के टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम एज एग्रीड। लेकिन बेटा मेरी तबीयत पिछले 2-3 दिन से बहुत ज्यादा खराब रही, तो मैं उस फाइल के ऊपर वर्किंग नहीं कर सका, एमसीक्यूज अपडेट नहीं कर सका मैं। तो इस वजह से आज मैंने क्लास भी लेट इसलिए रखी थी कि सर बिलाल सुबह क्लास ले लें और मैं अपना प्रॉपर उठ जाऊं और उसके बाद क्लास ले लूं मैं। तो तबीयत थोड़ी सी मेरी डिस्टर्ब चल रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन वक्तन फवक्तन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो फिर मैं आज नया टॉपिक स्टार्ट करने की तरफ जाऊंगा रादर देन कि मैं उसके न्यूमेरिकल्स कराऊं, क्योंकि उसमें मैंने अभी शीट के ऊपर मैंने उसको अपडेट नहीं किया, सवालात को वर्किंग करनी होती है अपने एक तौर पे। तो वर्किंग में भी नहीं कर सका था ड्यू टू तो तबीयत की वजह से। तो खैर तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस शीट मैंने अपलोड की हुई है। यस, प्रैक्टिस शीट मैंने अपलोड की हुई है। और प्रैक्टिस शीट अगर आप देखेंगे फोल्डर में अपलोड भी है, उसमें सोल्यूशन भी है, उसमें पास्ट शेयर्स भी हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन तक मौजूद है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, आपने सिर्फ उसको खोलना है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और उसके एक्सप्लेनेशन उसकी गाइडलाइन लेनी है। सारी चीजें आपकी मौजूद है, अप टू डेट आपकी प्रैक्टिस शीट मौजूद है। ठीक है। आज केमिकल इक्विलिब्रियम की नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम भी अपलोड कर दी थी। लेट मी चेक, मैं चेक कर लेता हूँ, अगर नहीं है तो मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। मेरे हिसाब से केमिकल इक्विलिब्रियम भी होनी चाहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अभी मेरा पर्पस जो था वो ये था कि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं जिसका नाम है अटोमिक स्ट्रक्चर। अटोमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, दो मेन चैप्टर्स हमारे 11th केमिस्ट्री के हैं। अभी तक हमने अभी तक हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को कंप्लीट कर लिया था। केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद जो न्यू टॉपिक है हमारे पास वो न्यू टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। बेटा जिनकी फर्स्ट क्लास है उनके लिए मैं दोबारा बता दूं, जिनकी फर्स्ट क्लास है उनके लिए दोबारा बता दूं कि हमारे चैप्टर्स पीछे हो चुके हैं, आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। ठीक है। आपने वो रिकॉर्डिंग्स देखनी है, रिकॉर्डिंग से आपने तैयारी अपनी करनी है। सही है। लेकिन जो आपका टॉपिक प्रीवियसली गुजर चुके हैं वो आपसे कमिटमेंट भी की हुई है कि जो हमारा नया बैच स्टार्ट होगा उस नए बैच को हमने ये टॉपिक दोबारा से पढ़ाने हैं, तो उसमें हम आप लोगों को दोबारा से रिवीजन भी कराएंगे। लेकिन इन द मीन टाइम अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हमारा टाइम अभी बहुत कीमती है, हम खुद से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास हर चीज की रिकॉर्डिंग्स, टेस्ट का एक्सेस, सब कुछ मौजूद है। जो नए बच्चे, मैं उनसे मुखातिब हूँ, जो नए बच्चे अभी इनरोल हुए हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ। ठीक है। ओके। लेट मी क्विकली स्टार्ट द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट डे है, पहली क्लास है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली आपका 11th केमिस्ट्री का एक बड़ा मेजर टॉपिक समझा जाता था जब 11th केमिस्ट्री की पुरानी बुक थी। लेकिन 11th केमिस्ट्री की पुरानी बुक के बाद जो नई बुक आई, उस नई बुक से इस चैप्टर की थोड़ी हैसियत खत्म कर दी गई। क्यों कम कर दी गई? क्योंकि इसके जो टॉपिक्स थे वो कुछ हमारे पास एक्सक्लूड हो गए, वो टॉपिक्स कम कर दिए। और जो जद्दी पुश्ती टॉपिक्स हम पढ़ते हुए आते थे कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज प्रोटॉन, प्रिपरेशन, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन कैसे बना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये सारी बातें इन्होंने आपको मैट्रिक तक पढ़ा दी हैं। अब इसके बाद की बातें हैं जो आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में रखी गई हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ बेसिक लेकर चलेंगे ताकि हम बिल्कुल ही नल्ले फकीर बन के ना बैठे क्लास के अंदर। तो अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की पूरी एक लैंडमार्क है, पूरी एक थ्योरी है। उस थ्योरी के अंदर पता ही क्यों ये चलता है कि भाई सबसे पहले आपका एटम डिस्कवर हुआ, मैटर डिस्कवर हुआ। उस मैट अच्छा, मेरी आवाज आपको सही आ रही हो? अगर आवाज में कोई ग्लिच आए या आवाज में कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा हैंड रेस कर दीजिएगा। ठीक है। मैं भी फिलहाल बेटा मेरी आवाज स्लो आ रही है? मेरी आवाज सही आ रही है? ओके, थोड़ी सी स्लो आ रही है। लेट मी चेक। बेटा अपना वॉल्यूम भी बढ़ा लीजिएगा, मैं तो अपने फुल वॉल्यूम पे बात कर रहा हूँ। लेट मी चेक, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। इसका टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो पुरानी चीजें थी, पुरानी चीजों से मुराद ये थी कि अगर आपको याद हो जो प्रीवियस किताब आप केमिस्ट्री की उठाएंगे जो अपग्रेड होने से पहले थी,
तो उसमें सबसे पहले आपको स्टार्ट किया गया था कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टार्ट कहाँ से करते थे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से आपका चैप्टर स्टार्ट होता था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक ऐसी एटॉमिक थ्योरी थी जिसने आपको बेसिकली क्या बताया था, मैटर की एग्जिस्टेंस बताई थी। इसने कहा था कि भाई, इसने कहा था कि सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का जो होता है, उस सबसे छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ये एटम की थ्योरी थी, एक थ्योरी थी, कोई प्रैक्टिकल नहीं था। तो इसने कहा था जो भाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि मजीद डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इसने कहा था, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम है। तो इसने कहा था कि भाई डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस में एटम्स मिलते हैं और वो एटम्स मिलके वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ये इसकी थ्योरी की बेस थी। जो इसने क्या कहा कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल, जो मजीद डिवाइड ना हो सकता हो, इंडेस्ट्रक्टिबल, जो मजीद डिस्ट्रॉय ना हो सकता हो, सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटम है। इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को रद्द करने के लिए एक थ्योरी आई जिसका नाम था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला कि भाई एज पर द डाल्टन, डाल्टन साहब कहकर चले गए कि एटम से छोटा कोई पार्टिकल नहीं है, बल्कि हमने तो एग्जिस्टेंस देखी है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। किसकी एग्जिस्टेंस देखी है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, कि एटम से छोटा भी कुछ मौजूद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो क्या है, क्यों है, कैसे है, हमें नहीं पता, लेकिन एटम से छोटी चीज भी मौजूद है मैटर के अंदर। दीज आर कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये, वो कहते हैं ना कि एक छुरली छोड़ दी, एक शोशा छोड़ दिया, तो एक शोशा छोड़ दिया इस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने। तो भाई जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने शोशा छोड़ दिया, तो फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी स्टार्ट हुई। उनकी क्या हुई स्टार्ट, डिस्कवरी स्टार्ट हुई। अब जब डिस्कवरी स्टार्ट हुई तो सबसे पहले प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, एनर्जी लेवल्स की डिस्कवरी हुई, और फिर सबसे आखिर में क्या डिस्कवर हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई। इन डिस्कवरीज को एक साइकिल डिफाइन करती है। उस साइकिल में हम इन डिस्कवरीज को देख लेते हैं। वो आपकी किताब के अंदर भी बनी हुई है, नहीं बनी हुई नहीं देखनी तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये एक एक्स एक्सिस पे एरा दिखाया है मैंने। एरा से मुराद किस एरा में क्या हुआ। तो मेरा बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं 440 बीसी की। 440 बीसी में आपके पास एक डिस्कवरी हुई थी। वो किसने की थी, ग्रीक पीरियड था। डिमोक्रेटस एक साइंटिस्ट था जिसने आइडिया ऑफ एटम दिया था। डिमोक्रेटस प्रोपोज द आइडिया ऑफ एटम। अच्छा बेटा, वो बच्चे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनको मैं दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ कि आज हमारा प्लान कुछ और था। वो प्लान था कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स के टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने, राइट, ये हमारा प्लान था। लेकिन मैंने बच्चों को बताया कि पिछले गुज़िश्ता 3 दिनों से मेरी तबीयत बड़ी डिस्टर्ब चल रही थी, तो जिसकी वजह से मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम की वर्कशीट के ऊपर काम नहीं कर सका। मैंने कोशिश की एक दो बार बैठने की, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से तबीयत ने इजाजत नहीं दी, तो इस वजह से मैंने वो काम नहीं किया। तो जब नहीं किया तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम विदाउट मतलब मैंने बने हुए तो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम, लेकिन उसके अंदर एडिशन करनी होती है, नए सवाल डालने होते हैं हर साल, ठीक है, तो वो मैंने नहीं किया फिलहाल। तो इसलिए आज मैं उसकी तरफ नहीं गया, लेकिन वो जाहिर सी बात है हमारे कोर्स का पार्ट है, तो हमने उसको करवाना है, कंप्लीट करना है हमने उसको, सही है। तो सारे कंप्लीट करूंगा। फॉर मीन वाइल मैंने आपको प्रैक्टिस शीट दी हुई है सारी, उसमें पास्ट ईयर भी है। उसमें पास्ट ईयर के साथ साथ उसमें बेटे आपके पास प्रैक्टिस सवाल भी है। तकरीबन हर चैप्टर के 100 से ऊपर सवालात हैं विद एक्सप्लेनेशन, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो ये मैं बताने लगा था, ये जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बेटा बता रहा हूँ मैं। तो बिगिनिंग ऑफ, अब अल्लाह का शुक्र है तबीयत ठीक है, इसलिए मैंने सर बिलाल को भी कहा था आज अब क्लास सुबह ले लें। अगर मैं खुदा ना खास्ता नहीं उठ सका दवाई शवाई खा के तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए आप क्लास सुबह ले लें, मैं फिर अपने टाइम से क्लास ले लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, बेहतर है। खैर आगे आ जाते, डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। आ जाइए, 1802 में ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है जिसकी मैंने बात की थी। डाल्टन्स वाले को ये खा गए हैं, टेंशन नहीं लेनी डाल्टन्स की वैसी थ्योरी कोई मानता नहीं है क्योंकि वो बेकार सी थ्योरी थी। इसके बाद आई 1802 के बाद 1886। 1886 में आपका जो प्रोटॉन था वो क्या हो गया, डिस्कवर हो गया। आपका जो प्रोटॉन था 1886 में
प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद 1897 में, आफ्टर 11 ईयर्स, 1897 में आपके पास चंदा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। अब ये डिस्कवरी का एरा शुरू हो चुका है। अभी वो एरा शुरू हो चुका है जिसमें डिस्कवरीज हो रही है। ठीक है, तो 1897 में हमारे पास क्या डिस्कवर हो गया? 1897 में सर प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। ये याद रख लीजिएगा, बुक में बनाकर दिया हुआ है, इसलिए मैं बना रहा हूं कि वो पेपर में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एरा पूछ लेगा। अगर उसने पूछ लिया तो बेटा आपके हाथ में फूल जाएंगे। जिसको पता होगा वो इंशाल्लाह क्विकली करके 1 मिनट में, 1 मिनट का 1 सेकंड के अंदर अपना नंबर सिक्योर कर लेगा। तो इसलिए बेटा मैं करवा रहा हूँ। 1911 में न्यूक्लियस के हवाले से आइडेंटिफिकेशंस मिली हमें। 1911 में न्यूक्लियस हमें मिला। 1911 के बाद 1913 में, 1913 में आइडिया मिला, आइडिया ऑफ एनर्जी लेवल्स, कि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं शेल के अंदर। अब एटम की स्ट्रक्चर की बात हो गई है, अब ये एटम के स्ट्रक्चर की बात चल रही है। तो भाई पता चला कि भाई ये एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। आइडिया ऑफ एनर्जी लेवल्स। एट लास्ट आपके पास सबसे आखिर में 1932 में, इसमें देखिए ये एक मोटी मोटी इन्वेंशन है जो आपके साइंटिस्ट या जो आपकी फील्ड के अंदर जिसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसके दरमियान भी बहुत एफर्ट्स हुई, बहुत इन्वेंशन हुई, लेकिन उसने कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया, इसलिए उसको स्टार्ट पे नहीं रखा गया। सबसे लास्ट में चैडविक एक्सपेरिमेंट से 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वजूद में आई। तो ये कुछ एराज दिए हुए इन्होंने बना के, इसको याद कर लीजिएगा। अब आपने क्या याद रखना है, मेन थिंग, कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा, इसमें ज्यादातर चीजें शुरू में याद करने वाली हैं, क्योंकि वो याद करने के लिए आती हैं। सपोज वो बोलता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है। इसी तरह वो सारी चीजें पूछता है। तो इसमें ज्यादातर चीजें शुरू में याद करने वाली हैं। कॉन्सेप्ट वाली चीजें, न्यूमेरिकल वाली चीजें इस चैप्टर के अंदर कम है। ज्यादातर चीजें मेरा बेटा इसमें क्या है, लर्निंग बेस है, याद करने वाली है। आइए क्विकली हम आगे चलते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। लेकिन हम बात करते हैं फिलहाल केमिस्ट्री के अंदर मोटे मोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है, जिसमें प्रोटॉन आता है, और जिसमें कौन आता है, न्यूट्रॉन आता है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो एनर्जी लेवल्स में रहता है, ऑर्बिटल्स में रहता है। प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ये बात भी हमें पता है। अब हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज। ये रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज क्या होता है, अभी हम बेटे इस पर बात कर लेते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। हमारे पास टोटल 3 चीजें हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो मैं तीनों चीजों की हेडिंग डाल देता हूं कि यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन आ गया मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन के बाद चंदा यहां पर आ गया आपका प्रोटॉन। अच्छा जी, इस प्रोटॉन के बच्चे को उठा के थोड़ा साइड में ले जाते हैं। ये रहा मेरा मेरा प्रोटॉन आ गया, और प्रोटॉन के बाद हमारे पास कौन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए। यहां पर मैं ले लेता हूँ क्वांटिटी, कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, कि मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, मास की बात कर रहा हूँ, या मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया सीरियल नंबर। आइए बेटा जरा फोकस्ड होके इस टेबल को देखिएगा, इंशाल्लाह बात दिल में उतरेगी, बात मजे की लगेगी, याद भी हो जाएगा। हाथ के हाथ ही आपने याद भी करना है इसको। याद करने के लिए आप अलग से नहीं बैठोगे, इसको हाथ के हाथ ही याद रखो। सबसे पहले बात करता हूँ भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, मैं चार्ज की। तो यहां मैं बात कर लेता हूँ किसकी बेटा, बेटा चार्ज की बात कर लेता हूँ। अब जब चार्ज की बात करता हूं तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6022 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम के बराबर।
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है तो इसके साथ क्या लगता है, माइनस का चार्ज लगता है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 1.6022 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम। देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। जब मैं चार्ज के बाद नेक्स्ट फिगर पे जाता हूं, तो नेक्स्ट फिगर होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब सबसे पहले जब मास की बात करते हैं तो बेटा इसके दो यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट होता है किलोग्राम में बात करो, एक यूनिट होता है चंदा एएमयू में बात करो। तो आपको दोनों की वैल्यूज याद होनी चाहिए। जब मैं किलोग्राम में बात करता हूं तो किलोग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, रट्टा तुक्का मारे, कितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है, शाबाश 9.1, शाबाश 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस का 31 किलोग्राम्स, 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस का 31 किलोग्राम्स। अगर मैं ग्राम्स में लिखूंगा तो 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस का 28 ग्राम्स होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस का 28 ग्राम्स होगा, राइट। प्रोटॉन की मास की बात करते हैं तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 एक्सपोनेंशियल माइनस का 27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन के मास की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का मास तकरीबन प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। 1.67 1.68 एक्सपोनेंशियल माइनस का 27 किलोग्राम। ये 67 भी लिख सकते हैं, 1.67 भी लिख सकते हैं, राउंड ऑफ किया मैंने वैल्यू को। अब मुझे इसके मैसेज की बात करनी है, बट किस यूनिट में बात करनी है, एटॉमिक मास यूनिट में बात करनी है, एएमयू में बात करनी है। तो मैं अब बात करता हूं इलेक्ट्रॉन के मास की, बट इन एएमयू। तो इलेक्ट्रॉन का मास इन एएमयू क्या होता है, 5.48 एक्सपोनेंशियल माइनस 4। ये कौन सा यूनिट कहलाएगा सर, ये यूनिट कहलाएगा एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह प्रोटॉन का मास एएमयू में क्या होता है, 1.0073 एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। और इसी तरह न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, 1.0087 एएमयू इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये वैल्यूज चंदा आपने याद रखनी होती हैं, ये वैल्यूज पेपर में एग्जामिनर पूछ लेता है, सही है। अब एक चीज होती है काम की आखिरी, कि रिलेटिव मास क्या बनाए। रिलेटिव मास, एक दूसरे से मास का क्या रिलेशन है, रिलेटिव मास क्या बड़ा चीज होती है। तो भाई अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास को 1 कंसीडर करता हूं, इलेक्ट्रॉन के मास को 1 कंसीडर करता हूं, तो प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन इज हाउ मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी है, ये बात तो नजर आ रही है, प्रोटॉन का वजन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का वजन कम है। प्रोटॉन कितना भारी है इलेक्ट्रॉन से, तो प्रोटॉन इज हाउ मच टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो उसका जो वैल्यू होती है वो होती है 1836 टाइम्स। भाई मिसाल के तौर पे आपका छोटा भाई है, उसका वजन है 40 किलोग्राम्स, आप बड़े भाई हो, आपका वजन है 80 किलोग्राम्स। तो भाई यू आर ट्वाइस ऑफ दैट यंगर ऑफ योर यंगर ब्रदर, आप अपने भाई से 2 गुना बड़े हो, 2 गुना भारी हो। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 टाइम्स क्या है, वजनी है। अगर इलेक्ट्रॉन 1 किलोग्राम है तो प्रोटॉन कितना है, 1836 किलोग्राम है, राइट। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में क्या होता है, बहुत ज्यादा हैवी पार्टिकल होता है। लास्ट वन, न्यूट्रॉन कितना भारी इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, तो न्यूट्रॉन इज 1840 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 180 टाइम क्या है बेटा, हैवियर देन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये चार तीन चीजें आपने याद रखनी है, चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, रिलेटिव मास क्या होता है। अगर इसमें से कुछ पूछेगा तो आप लोग बेटा उसको इंशाल्लाह आसानी से बता दोगे। रिलेटिव चार्ज का मतलब होता है भाई, प्रोटॉन अगर 1, इलेक्ट्रॉन अगर -1 है तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 0। ये न्यूट्रॉन के लिए 0 का जुमला इस्तेमाल नहीं करोगे, आप बोलोगे न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक हो गया। चले जी, ये कर लेंगे आसानी से, कोई मसला तो नहीं है, इसको याद हो जाएगा, हाथ के हाथ वैल्यू याद हो जाएंगी, कोई परेशानी तो नहीं है।
एक वैल्यू और याद करनी होती है आपने, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद करनी होती है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो, जिसको आप ई बाय एम रेशियो भी कहते हैं। ठीक है जी, ई बाय एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल लेंगे। क्या तरीका होता है ई बाय एम रेशियो का? इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है आपको, इलेक्ट्रॉन का मास पता है। जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी ई बाय एम रेशियो की? 1.7588 एक्सपोनेंशियल 11 कूलम पर किलोग्राम, कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, रिलेटिव मास क्या बताया मैंने कि भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कितना बड़ा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कितना बड़ा है, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव मास। अगर इलेक्ट्रॉन 1 के बराबर है तो प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इज 1840 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमने इसका रिलेटिव मास पढ़ा है। चार्ज टू मास रेशियो भी आप लोग देख लीजिएगा, चार्ज टू मास रेशियो भी हम लोगों ने देख लिया इसका। क्विकली आगे मूव करते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रॉन देख लिया, प्रोटॉन देख लिया और हमने न्यूट्रॉन देख लिया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का हमने बेटा मासेस वगैरह भी देख लिए। ये चीजें आपके पास उसमें भी लिखी हुई है, क्या बोलते हैं, बुक के अंदर भी लिखी हुई है, और बुक रीडिंग से मैंने निकाल के उसको नोट्स का पार्ट भी बना दिया। अब ये बहुत बच्चों वाला सवाल होता है, लेकिन पेपर में पास्ट ईयर में पूछा हुआ है। मैं पास्ट ईयर इसके अपलोड करूंगा तो उसमें पूछा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली इसके लिए नहीं पूछा हुआ जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये सवाल पूछा हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, सिर्फ न्यूट्रॉन के लिए पूछा था। हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, आई थिंक एल्यूमिनियम दिया था, एल्यूमिनियम की एग्जांपल मिलेगी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन जिंक, Zn, Zn का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 60, एटॉमिक मास दिया हुआ है 65। तो बोल रहे हैं भाई कुछ भी ना करो, इलेक्ट्रॉन बता दो, प्रोटॉन बता दो और न्यूट्रॉन बता दो। तो हमने तो एक चीज पढ़ी हुई है सर, क्या पढ़ी हुई है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, ये वाला नंबर कौन सा होता है मेरा बेटा? एटॉमिक नंबर होता है सर। ये होता है एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। जो छोटा वाला होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, जो नीचे लिखा हुआ होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, जेड से डिनोट करते हैं। जो बड़ा होता है सर वो होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बड़ी वैल्यू होती है क्योंकि ये सम होता है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं सर? ए से डिनोट करते हैं। ये बातें नॉर्मली बच्चों को पता होती हैं, आई एम जस्ट रिकॉलिंग दिस, ये अपने 9 क्लास के अंदर निकालना सीखा भी होगा, लेकिन आई एम जस्ट रिकॉलिंग दिस। अब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो एटॉमिक नंबर कितना है? 30 के बराबर है। एटॉमिक नंबर 30 के बराबर है सर, तो व्हाट डज इट मीन? एटॉमिक नंबर 30 के बराबर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 30 हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे सर? 30 हो जाएंगे। प्रोटॉन्स पॉजिटिव होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपको निकालने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मेरा बेटा आपको क्या करना होता है? जो मैस नंबर होता है, एटॉमिक मैस जो होता है, उसमें से माइनस करते हैं आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को। मास नंबर इज बेसिकली सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप माइनस कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 65 माइनस 30, 65 माइनस 30 वुड बी इक्वल्स टू 35। तो 35 वुड बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 35 क्या होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इसकी सम का सवाल एग्जामिनर देता है तो आप लोग बता देंगे। अगर एग्जामिनर बोलता है हाउ मैनी टाइम्स
हाउ मेनी टाइम्स इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन प्रोटॉन। तो इसका आंसर क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन प्रोटॉन हाउ मेनी टाइम्स? 1836 टाइम्स लेसर देन, 1836 टाइम्स लेसर देन। और अगर न्यूट्रॉन के लिए पूछता है तो न्यूट्रॉन से कितना छोटा है आपका इलेक्ट्रॉन? न्यूट्रॉन के मुकाबले में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो है 1840 टाइम्स लेसर। मेक सेंस? कोई टेंशन तो नहीं है, ये काम भी कर लेंगे आप लोग मेरे बेटा, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें। क्विकली आगे चलते हैं। अल्लाह। इसके बाद आती है हमारी एक नील बोहर की थ्योरी। अच्छा, नील बोहर की थ्योरी बुक की अरेंजमेंट थोड़ी सी टेढ़ी कर दी इन्होंने, पहले नील बोहर बताया फिर जाके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताया। बेसिकली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वो बैकबोन थी नील बोहर की थ्योरी के। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पहले आनी चाहिए, देन नील बोहर की थ्योरी आनी चाहिए। लेकिन हमारी किताब के अंदर नील बोहर को उठा के पहले डाल दिया और प्लैंक्स को उठा के बाद में डाल दिया। तो कोई टेंशन नहीं है, हम सीक्वेंस से पढ़ लेते, पढ़ेंगे हम दोनों ही। बेटा मैंने टाइम्स और लिखा है, मैंने सवाल लिखा है हाउ मेनी टाइम्स इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन प्रोटॉन। ये मैंने उसका आंसर भी रेड ब्रैकेट में लिख दिया, ये मैंने इसका आंसर भी लिख दिया रेड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये आंसर है। तो अब आपसे सवाल एग्जामिनर पूछता है कि इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन प्रोटॉन्स हाउ मेनी टाइम्स, कितना छोटा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से? तो वैल्यू देगा 1836 टाइम। अब मैं इसका ऑप्शन देता हूं आपको, देखिए बेटा, हाउ मेनी टाइम्स इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन प्रोटॉन्स, इसके ऑप्शन कैसे आएंगे? इसके ऑप्शन ऐसे आ सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ जाएगा कि भाई 1/1836 टाइम्स। बी ऑप्शन आ जाएगा 1836 टाइम्स। सी ऑप्शन आ जाएगा 1840 टाइम्स। डी ऑप्शन आ जाएगा 1/1840 टाइम्स। ये खाली मैंने न्यूट्रॉन वाला पार्ट बताया, इस तरह एमसीक्यू में सवाल आता है। अब इसका ऑप्शन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से कितना छोटा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना छोटा है, ये सवाल में पूछा जाएगा। तो इसमें क्या रॉकेट साइंस है, वो उसने पहले ही जुमला लगा दिया कि हाउ मेनी टाइम इज लेसर देन, उसने जुमले में लिख दिया कितना छोटा है। तो मेरा बेटा आप बता दोगे 1836 टाइम जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से क्या है, छोटा है। तो रिलेशन क्या बनेगा, 1836 टाइम इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन द प्रोटॉन्स। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम्स लेसर देन मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है बात? ये बात क्लियर है बेटे? अब ऑप्शन ए किस कंडीशन में होगा, शाबाश, ऑप्शन ए किस कंडीशन में होगा? ऑप्शन ए भी एक कंडीशन में होगा, ये मैं पूछना चाह रहा था। ऑप्शन ए किस कंडीशन में होगा? अगर वो बोले कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन रिलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विद प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के मास का रिलेशन निकालो प्रोटॉन के मास के साथ, तो जो आपके पास ऑप्शन होगा वो होगा 1/1836 टाइम्स। या अगर वो आपसे पूछे हाउ मेनी टाइम्स इलेक्ट्रॉन इज ऑफ प्रोटॉन, अब लेसर का जुमला इस्तेमाल नहीं किया उसने। अगर वो सवाल में इस तरह पूछ ले मेरा बेटा, ये देखें, सवाल में थोड़ा सा स्टाइलिंग चेंज की आंसर चेंज हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन पूछ रहा है किसके साथ, प्रोटॉन्स के साथ। इसने क्या लेसर का जुमला इस्तेमाल किया यहाँ पे, लेसर का या ग्रेटर का जुमला इस्तेमाल किया? नहीं इस्तेमाल किया। तो अगर यहां पर अब आप आंसर लिखोगे 1836 टाइम्स, तो इससे क्या समझ में आएगा? अगर यहां पर मेरा बेटा आप आंसर लिखोगे 1836 टाइम्स, बी ऑप्शन लिखोगे, तो इससे ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन 1836 टाइम्स ग्रेटर है
एज कंपेयर टू प्रोटॉन, बट ऐसा तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले में 1836 टाइम छोटा है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले में 1836 टाइम छोटा है तो आप 1 ओवर के साथ रिलेशनशिप इस्तेमाल करोगे। सर आपने ऊपर ऐसे क्यों नहीं किया था? क्योंकि ऊपर वो पहले ही जुमला लगा चुका है कि इलेक्ट्रॉन लेसर देन है। कितना लेसर देन है? 1836 टाइम्स लेसर देन है। अब यहाँ पर अगर 1/1836 लगाओगे तो ये बात वाकई उलट हो जाएगी और ये बात उल्टी हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें समझ में आई कि भाई वो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स लेसर देन प्रोटॉन्स, तो आप डायरेक्ट वैल्यू बताओगे। वो बोल रहे कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो आपको बताना है वैल्यू या तो 1 अपॉन के साथ या डायरेक्ट। अगर 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 उसने लेसर का जुमला इस्तेमाल किया तो सिर्फ आप वैल्यू बताओगे कितने टाइम्स लेसर है। अगर वो सिर्फ दोनों का कंपैरिजन या रिलेशन पूछता है तो इलेक्ट्रॉन इज 1/1836 टाइम्स देन प्रोटॉन। बहुत सिंपल सी साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैथमेटिकल है। बेटा 1911 में क्या लिखा है? कुछ भी लिखा। 1911 क्या लिखा है? मैंने कुछ भी लिखा। दिस इज क्लियर। अच्छा जी। अब यहाँ पर आगे आपसे पूछता है वो ई बाय एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा ई बाय एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, समझिएगा बेटा बात को। यहां तक आगे सारे। अब देखिए ये जो ई बाय एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई बाय एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ई बाय एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैटर पे डिपेंड नहीं करता। ई बाय एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैटर पे डिपेंड नहीं करता। बट अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं बट अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन का ई बाय एम रेशियो चेंज होता रहता है जैसे 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 आप गैस को चेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉन का ई बाय एम रेशियो चेंज नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? सेम रहता है। बट ई बाय एम रेशियो ऑफ प्रोटॉन चेंजेस विद द चेंजेस ऑफ द गैस। तो आसान लफ्जों में ई बाय एम रेशियो फॉर पॉजिटिव रेस का मतलब क्या है? प्रोटॉन की डिस्कवरी। फॉर पॉजिटिव रेस ई बाय एम रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस। अगर आपके पास मास ऑफ गैस ज्यादा होगा तो ई बाय एम रेशियो क्या होगी? कम होगी। अगर मास ऑफ गैस कम होगा तो ई बाय एम रेशियो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और इसमें सबसे काम की बात क्या है कि ई बाय एम रेशियो निकालते हुए जो हाईएस्ट वैल्यू मिलती है जो एक्चुअली प्रोटॉन का मास होता है, वो किसके लिए मिलती है? हाईएस्ट वैल्यू वाज ऑब्टेन्ड व्हेन हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड। क्योंकि हाइड्रोजन गैस का जो मास है वो सबसे ज्यादा कम है। वह व्हेन हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड, उस केस में आपको क्या मिलता है? हाईएस्ट वैल्यू मिलती है ई बाय एम रेशियो की। ठीक है, तो ई बाय एम रेशियो पॉजिटिव रेस के लिए क्या होता रहता है? रिलेशन इसका सेम रहता है। और नेगेटिव रेस के लिए क्या होता है? इंडिपेंडेंट टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर। प्रोटॉन का मास तो कांस्टेंट है बेटा, लेकिन जिस गैस को हम फिल करके प्रोटॉन्स का मास निकाल रहे हैं उस गैस का मास तो चेंज होता रहता है ना। अब हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है। बट अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं। सोडियम की बात करूं, सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम के अंदर आपके 20 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग, क्या मैं ये रहा हूं कि आपका जो प्रोटॉन्स के मास होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं जिस गैस
को फिल करके आप प्रोटॉन का मास निकाल लें, ठीक है। याद रखिए, जब पॉजिटिव रेस इन्वेंट हुई थी ना, तो पॉजिटिव रेस कैसे इन्वेंट हुई थी? पॉजिटिव रेस के इन्वेंशन के लिए आपने एक ग्लास ट्यूब ली थी, उसमें गैस को फिल किया था। तो जैसे जैसे गैस को आप चेंज कर रहे थे, वैसे वैसे ई बाय एम रेशो चेंज हो रहा था। तो आपने बोला ई बाय एम रेशो ऑफ पॉजिटिव रेज जो है वो डिपेंड कर रहा है द गैस के ऊपर। और वो सबसे हाईएस्ट कब मिला? जब आपने उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल किया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस सबसे सिंपल गैस है, उसमें एक ही प्रोटॉन होता है। तो एक प्रोटॉन सबसे कम वजन, सबसे हाईएस्ट ई बाय एम रेशो आपको मिला, जो एक्चुअल ई बाय एम रेशो था किसका? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का ई बाय एम रेशो कब मिलता है? जब आप उसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल करो। हाइड्रोजन गैस के अलावा कोई गैस फिल करोगे तो प्रोटॉन का ई बाय एम रेशो नहीं मिलेगा। न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। हाइड्रोजन गैस में न्यूट्रॉन नहीं होता, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन गैस रख के सबसे हाईएस्ट ई बाय एम रेशो मिला। दिस इज द मकसद ऑफ माय जो मैंने बात की है, ठीक है। बाकी कंपेयर वाले को बेटा मैं दोबारा से इजी कर देता हूँ। कंपेयर वाले में आप लोग पता नहीं क्यों परेशान हो गए भाई। आप एक मिसाल से समझो, मिसाल से समझो भाई, छोटी सी बात समझ लाता हूँ। ये एक छोटा भाई है मेरा, अब पता नहीं किस तरीके से समझाना पड़ता है, जो है मान लेते हैं सर 15 साल का, 15 years ऑफ एज। ये एक बड़े भाई हैं जो मान लेते हैं 30 years ऑफ एज। सही है। अब अगर मैं बोलूं कि भाई, बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई से आप कितने बड़े हैं, तो बोलेगा कि मैं उससे डबल हूं। मैं उससे डबल का मतलब मैं उससे ट्वाइस हूं। अगर वो 15 का है तो मैं कितने का हूं? 30 years का हूं। अगर आप छोटे भाई साहब से पूछते हैं कि भाई आपका बड़े भाई से क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, क्या कंपैरिजन है, तो वो ये तो नहीं बोलेगा ना मैं अपने बड़े भाई से डबल हूं। वो ये बोलेगा, मैं डबल का रिलेशन क्या है, यहाँ पर 2 टाइम्स लगेगा, ठीक है। ये तो नहीं बोलेगा कि मैं अपने बड़े भाई से डबल हूँ। ये क्या बोलेगा, मैं बड़े भाई से हाफ हूँ। मैं बड़े भाई से क्या हूँ बेटा? हाफ हूँ। मेक सेंस? तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन साहब बोलते हैं, अगर मैं 1 के बराबर हूँ तो प्रोटॉन साहब किसके बराबर है? 1836 टाइम्स हैवियर है। अब इलेक्ट्रॉन से आगे कोई दोबारा पूछता है, भाई इलेक्ट्रॉन साहब आपका प्रोटॉन से क्या रिलेशन है, आपका प्रोटॉन से क्या कंपैरिजन है, तो इलेक्ट्रॉन ये तो नहीं बोलेगा ना कि मैं प्रोटॉन से 1836 गुना बड़ा हूं। इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं प्रोटॉन से 1836 टाइम्स जो है वो क्या हूं? छोटा हूं। तो दिस इज द कंपैरिजन विच आई टोल्ड यू अर्लियर। ये मैंने आपको बताया है कि भाई सवाल में पूछा गया हाउ मेनी टाइम्स इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना छोटा है। अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया कि इलेक्ट्रॉन छोटा है, छोटा है। तो सिर्फ आपने टाइम्स, आपने रिलेशन बताना है। क्योंकि मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि इलेक्ट्रॉन छोटा है, तो मैंने रिलेशन बताना है कि भाई 1836 टाइम्स आपका इलेक्ट्रॉन छोटा है, ठीक है। लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ कंपैरिजन पूछा है, मैंने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि इलेक्ट्रॉन छोटा है, प्रोटॉन छोटा है, इलेक्ट्रॉन बड़ा है या प्रोटॉन बड़ा है। मैंने सिर्फ रिलेशन पूछा है किसका? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन इज 1/1836 टाइम्स स्मॉलर देन क्या है बेटा? प्रोटॉन है। तो ये सिंपल सी साइंस है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अगर आपसे पूछा जाए क्या रिलेशन है, तो प्रोटॉन इज 1836 टाइम हैवियर, इलेक्ट्रॉन इज 1/1836 टाइम्स देन प्रोटॉन। इस तरह बताएंगे आप। अगर वो आपसे बता दे, स्पेसिफाई कर दे कि इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन प्रोटॉन, तो सिर्फ आपने सिर्फ वो फिगर बताना है कितना लेसर है। मैं अपने भाई से छोटा हूं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा मैं अपने भाई से आधा छोटा हूं, मैं बोलूंगा मैं अपने भाई का हाफ हूं। मैं बोलूंगा मैं अपने भाई से 2 गुना छोटा हूं। ऐसे ही बताऊंगा ना मैं। तो ये सिंपल सी लॉजिक है बेटा। ओके, अब क्लियर है ये 2 MCQs क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं बेटा मैं। ई बाय एम रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा हर गैस के लिए सेम रहता है, क्योंकि जो कैथोड रेज होती है वो इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन होती है।
तो वो इंडिपेंडेंट टू द क्वांटिटी ऑफ इंडिपेंडेंट टू द मैटर होता है। मैटर कुछ भी हो, E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, प्रोटॉन चेंज होता रहता है क्योंकि प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी शामिल होते रहते हैं। अच्छा भाई मुझे लग रहा था आप लोग की क्लास से तबीयत मेरी ठीक हो जाएगी, लेकिन अब फील हो रहा है कि मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। अब आती है हमारे पास प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलता है भाई 1900 में, आफ्टर रदरफोर्ड की कार्रवाइयों के बाद प्लैंक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी। और 1900 में इसने क्या कहा कि किसी भी बॉडी से रेडिएशन निकलती हैं, या तो वो रेडिएशन इमिट हो रही हो, बाहर निकल रही हो, या वो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही हो। तो वो किस पैटर्न में या किस मैनर में वो रेडिएशन निकलती है, एब्जॉर्ब होती हैं या इमिट होती हैं, उसके लिए मैक्स प्लैंक ने अपनी थ्योरी दी थी। तो 1900 मैक्स प्लैंक पुट फॉरवर्ड हिज थ्योरी टू एक्सप्लेन द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। तो मैक्स प्लैंक थ्योरी के बच्चों को यही पता नहीं होता कि वो किस लिए आई है। तो वो किस लिए आई थी बेटा, मैक्स प्लैंक थ्योरी इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस को डिस्क्राइब करने आई है। क्विकली चलते हैं। तो इसने रिलेशनशिप बताया, दिस थ्योरी गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। इसने क्या किससे रिलेशनशिप बताई? इसने रिलेशनशिप बताई, इस थ्योरी ने रिलेशनशिप अमंग एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। अब किसकी एनर्जी, सर किसकी फ्रीक्वेंसी, सर किसकी वेवलेंथ, सर किसका वेव नंबर, ये सारी बातें इसने बताई तो, लेकिन किसके लिए बताई? तो ये बताया इसने कि भाई जो आपकी रेडिएशन इमिट करती हैं या रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं, वो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पैकेट्स होती हैं। वो एनर्जी पैकेट्स की सूरत में रेडिएशन इमिट होती हैं या एब्जॉर्ब होती हैं। इन एनर्जी पैकेट्स को आप डिसकंटीन्यूअस मैनर में स्टडी करते हो, और ये एनर्जी पैकेट्स क्या कहलाते हैं? दीज एनर्जी पैकेट्स आर कॉल्ड एज फोटोन, या इसको क्वांटा कहते हो, फोटोन या क्वांटा बोलते हो। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन और ईच क्वांटा इज डिफरेंट। हर फोटोन की और हर क्वांटा, फोटोन कहूं या क्वांटा कहूं, बात एक ही है। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज डिफरेंट, which is basically directly proportional to the frequency of the radiation। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी ऑफ क्या होगी बेटा, फोटोन होगी। तो ये बस दो मोटे मोटे पॉइंट हैं इसकी थ्योरी के, कि भाई एनर्जी जो इमिट हो रही है, ये एब्जॉर्ब हो रही है, वो इन टर्म्स ऑफ वेव पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स हो रही है। उन पैकेट्स को आप क्या बोलते हो, क्वांटा या फोटोन बोलते हो। और एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है। तो इसका जो लब्बे लुबाब है, वो लब्बे लुबाब है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। राइट। प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो आपके पास क्या आता है, E इज इक्वल्स टू एच। एच को आप बोलते हो प्लैंक्स कांस्टेंट। E इज इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू मीन्स बेटा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। फिर इस फ्रीक्वेंसी का फर्दर फॉर्मूला होता है, वो फर्दर फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। यहाँ पर जब वेलोसिटी की बात करते हो तो आप वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करते हो। वेलोसिटी ऑफ लाइट को आप c से डिनोट करते हो, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या हो जाता है, लैम्डा हो जाता है। ठीक है।
तो एच सी अपॉन लेमडा इसका एक फॉर्मूला होता है। अब इसके तीन तीन इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, मैक्स प्लैंक की इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये इक्वेशन नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 भी होती है, 1 अपॉन वेवलेंथ इक्वल्स टू 1 ओवर वेवलेंथ, 1 ओवर वेवलेंथ इज इक्वल्स टू वेव नंबर। जो 1 ओवर वेवलेंथ होती है उसको आप क्या बोलते हैं, वेव नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे आप वेवलेंथ को हटा देंगे, जब मेरा बेटा वेवलेंथ को हटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेव नंबर आ जाएगा, एच सी न्यू बार। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्स प्लैंक। पहली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सेकंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ। थर्ड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। ठीक है, तो ये मैक्स प्लैंक की टोटल थ्योरी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड इन 1 सेकंड। वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। ट्रफ और क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है बेटा वेवलेंथ। वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में, एक यूनिट वेव लेंथ में कितनी वेव्स बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 मीटर वेव लेंथ के अंदर कितनी वेव्स बन रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज वेव नंबर। ये इसको रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ भी कहते हैं। अब इसी बिना पर सवाल पेपर में कुछ ऐसे आ जाएगा कि भाई इनकरेक्ट रिलेशनशिप या करेक्ट रिलेशनशिप। तो ये पेपर में सवाल आता है मैक्स प्लैंक का, इनकरेक्ट रिलेशनशिप इज दिस या फिर करेक्ट रिलेशनशिप इज दिस। इनकरेक्ट रिलेशनशिप आपको ऑप्शन में बता रहा होगा, इनकरेक्ट पहली दी हुई है, बी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये समझ में आया कि इनकरेक्ट कैसे निकलेगा। सी स्पीड ऑफ लाइट, सी मींस क्या है बेटा, व्हाट इज मीन बाय सी, सी मींस है स्पीड ऑफ लाइट। सी मींस होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। क्रस्ट टफ क्या है, आप लोग माशाल्लाह फिजिक्स में वेव्स पढ़ते हो, तो वेव्स के आपने देखा है ना, वेव्स कैसे मूव करती हैं, इस तरह मूव करती हैं। एसी करंट में पढ़ा होगा आप लोगों ने 12th में। ये अगर लाइन है, इनको क्या बोलते हो, ये जो वेव्स बन रही हैं इनको क्या बोलते हो, ये क्रस्ट और ट्रफ कहलाते हैं। तो एडजेसेंट टू क्रस्ट और टू ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में अगर आप देखें तो बता क्या रहा है कि एनर्जी का रिलेशन वेव नंबर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट अगर इक्वेशन नंबर गैमा में आप देखेंगे तो एनर्जी का वेव नंबर आमने सामने आ रहे हैं तो डायरेक्टली रिलेशन है। तो इनकरेक्ट रिलेशनशिप कौन सा हुआ सर, इनकरेक्ट रिलेशनशिप वो ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बेटा जरा अपनी। बेटा अभी एच पर आता हूँ, सी के बारे में बेटा मैं 2 बार बता चुका, आप कहाँ सो रहे हो। सी स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है सी। सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। बेटा आसान आसान सी 3 बातें, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो सकती हैं, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। वेव लेंथ, लेंथ की बात हो रही है तो डिस्टेंस बिटवीन टू करस्ट और टू ट्रफ, दो सक्सेसिव करस्ट और दो सक्सेसिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा।
वो लेंथ होगी, किसकी लेंथ होगी? वेव की लेंथ होगी। वेव का नंबर, कितनी वेव पास हो रही है एक यूनिट डिस्टेंस से, एक यूनिट, एक मीटर से, एक सेंटीमीटर से कितनी वेव्स पास हो रही हैं किसी भी एक यूनिट डिस्टेंस से, दिस इज सिंपल कॉल्ड एज वेव नंबर। ठीक है, ये बच्चों वाली डेफिनेशन मेरा ख्याल है आप लोग पढ़ के आ चुके होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मासूम बन जाते हैं कि सर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। अब ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी खत्म होने के बाद, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर मेन चीज यही है। बाकी अगर इसके अंदर जाते हैं तो जो आपका वो है क्या बोलते हैं, नील बोहर का एक्सपेरिमेंट है। तो नील बोहर एक्सपेरिमेंट बेसिकली बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नील बोहर का जो एक्सपेरिमेंट है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस करता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में एक चीज और देख लीजिएगा, ये जो मैंने एच लिखा है, एच मींस क्या होता है मेरा बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू लाजमी याद रखिएगा यूनिट समेत। ये वैल्यू लाजमी याद रखिएगा कि एच की वैल्यू क्या होती है? 6.625 एक्सपोनेंशियल -34 जूल इंटू सेकेंड। जूल इंटू सेकेंड इसकी क्या होती है? वैल्यू होती है एसआई यूनिट्स के अंदर। ठीक है, इन एसआई यूनिट्स इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.625 एक्सपोनेंशियल -34 जूल इंटू सेकेंड। अगर कोई बोले बेटा कैलोरीज में क्या होगी, तो कैलोरीज में आपको निकालनी आती है, आप कुछ भी नहीं करोगे, जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करते हो वैसे कन्वर्ट करोगे, और इसकी वैल्यू किसमें बन जाएगी? कैलोरीज इंटू सेकंड में बन जाएगी। कैलोरीज इंटू सेकंड में बन जाएगी। कैसे बनेगी कैलोरीज इंटू सेकंड में? आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ जैसे जूल को डिवाइड करते हो कैलोरीज में जाने के लिए, वैसे ही डिवाइड करोगे। जूल से कैलोरीज में जाने के लिए क्या करते हैं? जूल से कैलोरीज में जाने के लिए क्या करते हैं? 1 कैलोरी बराबर किसके होती है बेटा? सारी बातें भूल गए हैं। 1 कैलोरीज बराबर होते हैं 4.184 जूल्स के। तो भाई इसको कैलोरीज में लेकर आएंगे, इसको कैलोरीज में लेकर आने के लिए आप क्या करोगे? 4.184 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, तो मेरा बेटा आपका आंसर आ जाएगा कैलोरीज इंटू सेकंड में। मेक सेंस? अब इसके बाद आता है एक नया टॉपिक जिसको हम क्या बोलते हैं? बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। बोहर्स का बैकग्राउंड क्या है कि बोहर्स आपके पास स्टूडेंट थे किसके? रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड की लेबोरेटरी में ये काम करते थे। रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, बहुत कामयाब हुआ, लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में फौरन से लिमिटेशंस आ गई, फौरन से ऑब्जेक्शंस आ गई। वो ऑब्जेक्शंस क्या आई कि रदरफोर्ड ने बोला कि भाई एटम के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जो कंटिन्यूअस रिवॉल्व करने की वजह से कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट कर रहा है। जब वो कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट कर रहा है तो एक वक्त ऐसा आएगा कि एनर्जी रिलीज होते 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 एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा, धमाका हो जाएगा। जब वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसका जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, बट द एक्चुअल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज लाइन स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल स्पेक्ट्रम बन रहा था रेडिएशंस का, वो लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था। तो इन दो बातों को लेकर नील बोहर ने अपना आइडिया दिया, और नील बोहर ने बेसिकली इन्हीं दो बातों को, जो किसकी, इन्हीं दो बातों को जो आपके क्या नाम था उसका, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था, उन ड्रॉबैक्स को कवर किया। ठीक है, तो रदरफोर्ड वाज बिकेम सक्सेसफुल इन प्रेजेंटिंग दैट एटम्स हैव टाइनी पॉजिटिव न्यूक्लियस, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने बहुत अच्छी थ्योरी दी कि भाई एटम्स में न्यूक्लियस मौजूद है जो सेंटर में मौजूद है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है जो रिवॉल्व कर रहे हैं। सारी चीजें उन्होंने बताई, और उन्होंने कंपैरिजन बताया कि इलेक्ट्रॉन उसी तरह बिल्कुल रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड जिस तरह प्लेनेट आपके सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बताया। इनको बड़ा फेम मिला इस थ्योरी से, लेकिन कुछ वक्त के बाद जाके इनमें जब ड्रॉबैक आया, तो उस ड्रॉबैक की वजह से इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद कौन है? बोहर्स है। बोहर्स कौन थे? बोहर्स वाज द पार्टनर, वाज द वर्कर इन द रदरफोर्ड लेबोरेटरी। इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, लेकिन
वो डेफिनेट एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व करने से उनकी एनर्जी कम या ज्यादा नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट सिचुएटेड एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस विद डेफिनेट एनर्जी। तो पहली बात क्या की इन्होंने, 1913 1913 में डेनिश फिजिक्स थे ये, नील बोहर। 1913 में इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं बट विद डेफिनेट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस विद डेफिनेट। अच्छा, ये पोस्टुलेट में पूरे पूरे नहीं लिख रहा बेटा, आप लोग बुक से देखिएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा, मैं खाली इसको डिफाइन कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद द डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट डिस्टेंस। डिस्टेंस भी उनका फिक्स है और एनर्जी भी उनकी फिक्स है। As long as electron remains in the appropriate orbit, इलेक्ट्रॉन जब तक अपने appropriate orbit में रहेगा, ना वो एनर्जी लूज करेगा ना वो एनर्जी गेन करेगा। Hence, हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स एनर्जी होती है, हर ऑर्बिट का अपना फिक्स एनर्जी लेवल होता है। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होती है जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर होता रहे। मतलब सर, आपका ये न्यूक्लियस है जो सेंटर में मौजूद है, इसके साथ जो पहला ऑर्बिट है उसकी कम एनर्जी होगी, जो दूसरा है उसकी ज्यादा एनर्जी होगी। जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जाऊंगा, वैसे वैसे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होती रहेगी सर, इंक्रीज होती रहेगी। वैसे वैसे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होती रहेगी मेरे बेटा, इंक्रीज होती रहेगी। तो ये बात इन्होंने समझा दी थी और ये बात नील बोहर ने बताई। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने डेफिनेट ऑर्बिट में रहेगा, इलेक्ट्रॉन ना ही एनर्जी लूज करेगा और ना ही एनर्जी क्या करेगा, वो गेन करेगा। बट ड्यूरिंग द एक्साइटेशन, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो जंप करता है फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। किस लोअर से किस हायर पे जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी जो आपने प्रोवाइड की। अगर आपने एक्सटर्नली एटम को एक्साइट किया, एक्सटर्नली एटम को एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा, इतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करके। अब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से निकल के थर्ड ऑर्बिट पे चला गया। कब तक ये थर्ड ऑर्बिट पे रहेगा, जब तक आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की है। जैसे ही ये एनर्जी आप क्या करते हो, डिसकंटिन्यू करते हो, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस अपने घर की तरफ ट्रांजिशन करता है, वापस एक ट्रांजिशन करता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल विद द सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी। वही सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्या करता है, रिलीज करता है जितनी एब्जॉर्ब करके गया था। वही सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है जितनी इसने क्या की थी, एब्जॉर्ब की थी। तो इसकी जो डेल्टा ई एनर्जी की वैल्यू होती है, वो किसके बराबर होती है, डेल्टा ई वुड बी इक्वल्स टू E2 - E1। E2 मींस क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल। E1 मींस क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल, हायर। और E1 मींस क्या होगा, लोअर। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा H न्यू के बराबर होगा, जो हमने ऊपर प्लैंक्स के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो नील बोहर का जो सबसे मेन पॉइंट, वो ये पॉइंट था कि भाई रदरफोर्ड साहब कहकर गए कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करेगा। कंटिन्यूअसली इमिट करने की वजह से एक वक्त आएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाएगी, और जब जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन नील बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस वक्त एनर्जी इमिट करता है जब वो ट्रांजिशन करता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। अब लोअर से हायर कैसे किया, आपने एनर्जी दी, आपने एनर्जी देना बंद कर दी, तो इलेक्ट्रॉन वहां पे स्टे नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन वापस आएगा लोअर एनर्जी लेवल के ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो ये वो टाइम होगा जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा। दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस,
दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन हर वक्त एनर्जी इमिट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जब हायर एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन करके लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा, तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा। दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बाय नील बोर। नील बोर ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। फिर नील बोर से सवाल पूछा, अच्छा भाई आप इतनी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कर रहे हो, तो जरा ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, किस इलेक्ट्रॉन को मैं कौन से ऑर्बिट में रखूं, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा, ये बात जरा मुझे समझा दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स जिसका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। उसने एक रिलेशन बता के दे दिया कि इलेक्ट्रॉन ओनली अलाउड टू मूव इन दोज ऑर्बिट्स where its angular momentum will meet NH upon 2 pi। ये NH upon 2 pi इसने कैलकुलेशन से निकाला। N means number of shell, mass means M means mass of electron, V means velocity of electron, R means radius of orbit, N means shell। तो इलेक्ट्रॉन का आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, एंगुलर मोमेंटम जब MVR निकालोगे तो जिस शेल के एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं रिवॉल्व कर सकता है, किसी और शेल में वो नहीं जा सकता। तो इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव ओनली ऑन दोज ऑर्बिट्स वेयर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। h अपॉन 2 पाई के लिए आपने क्या लगा दिया, n लगा दिया। n बेसिकली क्या है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। अब जब बोहर की सारी थ्योरी आ गई, तो बोहर ने मतलब बोहर की थ्योरी को बड़ा पसंद किया गया। तो जब बोहर की थ्योरी को पसंद किया गया, तो जाहिर सी बात है कि ओवर कॉन्फिडेंस तो खैर हम नहीं कहेंगे, बोहर ने मजीद एक काम किया। बोहर ने कुछ फॉर्मूलाज बताए। वो फॉर्मूलाज क्या बताए कि भाई आप मेरी थ्योरी पे बेस करते हुए आप रेडियस, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, आप किसी भी एटम का रेडियस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर निकाल सकते हो। दुनिया बहुत खुश हुई। तो इन्होंने अपने फॉर्मूलाज ड्राइव करके दिए। अब इन्होंने जो फॉर्मूले के लिए वर्किंग की, वो सबसे सिंपल एटम को रखा। वो सिंपल एटम कौन था? वो सिंपल एटम था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिंपल क्यों है सर? न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन सबसे सिंपल एटम हुआ। तो इस सिंपल एटम के लिए इन्होंने अपनी क्या की, वर्किंग की, और यहां से इसका रेडियस बताया, इसके इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बताई, इसका एनर्जी बताई और इसका वेव नंबर बताया। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज ड्राइव किए इन्होंने। वो फॉर्मूले की डेरिवेशन देखना हमारा कोई मकसद नहीं है। फॉर्मूले की डेरिवेशन से हम कुछ हासिल नहीं करेंगे, हमें सिर्फ रिजल्ट याद होने चाहिए। वी जस्ट ओनली नीड टू लर्न द रिजल्ट। हमें रिजल्ट याद होनी चाहिए। रिजल्ट की बेस पे हमसे सवाल पूछेगा, हमसे न्यूमेरिकल पूछेगा, और हमें उस रिजल्ट्स की बेस पे आंसर करना होगा। ठीक है? तो मैं पूरी पूरी डेरिवेशन नहीं करा रहा, जो किसी मकसद में काम नहीं आएंगी हमारे। हमें सिर्फ क्या करना है बेटा, इसकी रिजल्ट्स की बात करनी है। अब एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि भाई ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस भी एक चार्ज पार्टिकल है। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है? इसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन की एंगुलर वेलोसिटी होती है, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल रहा है। इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। रेडियस होता है कि किस रेडियस के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस के ऊपर कितने प्रोटॉन्स है, विच इज जेड। एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, ई। तो टोटल न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, जेड ई। जेड ई स्टैंड्स फॉर, जेड ई स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, ये कैसे निकलेंगे कि न्यूक्लियस पे मौजूद है प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज ई के बराबर है। अगर 10 प्रोटॉन है तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 10 ई। 20 प्रोटॉन है, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 20 ई। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सिर्फ ई के बराबर होता है। तो ये कुछ जनरल सी लेबलिंग है। इस लेबलिंग की बुनियाद पे इन्होंने कुछ फॉर्मूलाज ड्राइव किए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ एटम। अभी सब निकालने के बाद भी बताऊंगा बोहर की जो थ्योरी है वो सिर्फ हाइड्रोजन पे लिमिटेड क्यों है। बोहर की थ्योरी भी किसी काम की नहीं है।
लेकिन बोहर की थ्योरी को हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई वो एटम्स जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, तो उनके लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल है। एक इलेक्ट्रॉन जिसमें मौजूद है वहां पर ये थ्योरी एप्लीकेबल है, तो हम हाइड्रोजन को अज्यूम करते हैं। तो चंदा इसका इसका जो रेडियस का फॉर्मूला है, वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला निकल के आता है R इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई z m e स्क्वायर। आई थिंक आई एम राइट, ठीक है। हमने ये इक्वेशन रेडियस की निकालनी है। अब इसमें क्या क्या चीजें जरा हम देख लेते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें जरा हम देख लेते हैं, इस चीजों को देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से लेबलिंग से पूछता है वो। अब यहाँ पर क्या क्या है, सबसे पहले मेरा बेटा यहाँ पर एक चीज आई है एप्सिलॉन नॉट। सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या भला है? ये एप्सिलॉन नॉट होता है जब भी आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जा रही है। न्यू प्रोटॉन एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो यहाँ पर एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स इस्तेमाल हो रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अराउंड मूव करवाती रहे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर ले जाना चाहती हो सर्कल से उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो दो इलेक्ट्रिक चार्ज के दरमियान है, जिसको कूलम फोर्स भी कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, कूलम फोर्स भी कहेंगे। तो कूलम फोर्स की जहां पर भी बात की जाती है तो उसमें हम दोनों चार्जेस का मीडियम भी देखते हैं। इन दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है, उस मीडियम की क्या वो परमिटिविटी है कि वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करें। तो दिस इज कॉल्ड एज परमिटिविटी। तो यहाँ पर ये वैक्यूम है, खाली है दोनों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये वैक्यूम कहलाता है। वैक्यूम मतलब खाली। तो ये कहलाएगा वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट। वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट, ये सारी चीजें आप लोग उसमें डिटेल में पढ़ते हो मेरा ख्याल है फिजिक्स के अंदर, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो या इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पढ़ते हो। तो वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट क्या होता है मेरा बच्चा? वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है 8.84। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज जो होंगी वो एसआई यूनिट में होंगी। 8.84 एक्सपोनेंशियल -12 कूलम स्क्वायर पर जूल्स इनटू मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है। फिर हम बात करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट की, इसकी वैल्यू अभी देख कर आए थे 6.625 एक्सपोनेंशियल माइनस का 34 जूल इनटू सेकंड। फिर हम देख कर आए थे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा 9.11 एक्सपोनेंशियल -31 किलोग्राम। फिर हमने क्या देखा था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 एक्सपोनेंशियल माइनस का 19 कूलम। ये सारी वैल्यूज जब पुट की, अब देखें यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट, ये सारी चीजें आपकी कांस्टेंट है सिवाय जेड के। जेड क्यों? जेड इज एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, हाइड्रोजन के अलावा किसी और की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इन सारे कांस्टेंट को हम एक नए कांस्टेंट में एक नए डब्बे में बंद कर देते हैं। वो नया डब्बा बेटा मेरे पास क्या होता है, याद रखिएगा, इन सारे कांस्टेंट को उठाया मैंने, एप्सिलॉन नॉट को, एच स्क्वायर को, पाई को उठाया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को उठाया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को उठाया, इसको एक नए डब्बे में बंद कर दिया जिसका नाम था ए नॉट। ए नॉट मीन्स क्या होता है, बोहर्स कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज बोहर्स कांस्टेंट। हम इसको बोहर्स कांस्टेंट बोलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोहर्स कांस्टेंट? बोहर्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.529 एक्सपोनेंशियल -8 मीटर, एक्सपोनेंशियल -10 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में लाएंगे तो 0.529 एक्सपोनेंशियल -8 सेंटीमीटर, या इसको एटॉमिक यूनिट में लाएंगे, एटॉमिक यूनिट होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम इज द एटॉमिक यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का एटॉमिक यूनिट जो होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम।
अब इसका फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसी भी ऑर्बिट का आपने रेडियस मालूम करना है तो हो जाएगा एप्सिलॉन सॉरी ए नॉट मींस बोहर कांस्टेंट n स्क्वायर अपॉन z, ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब अगर वो बोलता है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट का रेडियस बताओ, तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना चंदा आप लोगों के लिए मसला ही नहीं है। ए नॉट की वैल्यू आपको पता है 0.529, एन का मतलब 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा। आप क्या कर देंगे? हाइड्रोजन के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 0.529 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.529 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज सिंपल रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अगर वो आपसे बोले सवाल में कि व्हाट विल बी द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम के फोर्थ ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का रेडियस बताओ, तो कोई मसला ही नहीं है सर। फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू फोर्थ का बताने आप 10 का बता देंगे हम, तो यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.529, यहाँ पर 4 का बताना है तो 4 का हो जाएगा सर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सर एटॉमिक नंबर 1 के बराबर होगा, 1 हम लिखते नहीं है, तो आंसर वुड बी इक्वल्स टू 8.46 एंगस्ट्रॉम, 8.46 एंगस्ट्रॉम। कोई मसला तो नहीं है इसमें, कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं बेटा, ये कांस्टेंट याद कर ले तो बेहतर होगा, ये कांस्टेंट याद कर ले तो इट वुड बी बेटर, कांस्टेंट गिवन नहीं होंगे। ठीक है, अब अगर वो बात करते हैं भाई, सेकंड डेरिवेशन है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की। ये मैंने रेडियस ऑफ एटम निकाला, अब ये रेडियस से ही निकलता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल है ये भी, बस आपने बेटा फॉर्मूलास याद रखने हैं, फॉर्मूलास याद रख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूले को लाजमी याद रखना है क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है, इसके बाद आपने कार्रवाई शुरू की थी, इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है। मेक सेंस? अच्छा जी, जब रेडिएशन निकालने जाते हैं तो भाई एनर्जी निकालने जाते हैं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द बेसिकली सम ऑफ टू एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, ड्राइव करते हैं, ड्राइव करके रिजल्ट निकालते हैं। हमें सिर्फ रिजल्ट की बात करनी है, तो द रिजल्ट वुड बी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें रिजल्ट की बात करनी है, रिजल्ट बराबर होता है ई इक्वल्स टू माइनस का एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 पाए एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। ये इसका एनर्जी का फॉर्मूला है, एम जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच 4। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको आपने याद रखना है। अब इस फॉर्मूले से हम कांस्टेंट को पकड़ लेते हैं। हमारा कौन कांस्टेंट है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कांस्टेंट, एच बी कांस्टेंट। सिर्फ एन स्क्वायर हमारा चेंज होता रहेगा, एन स्क्वायर हमारा क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, सेकंड की बात कर रहे हैं, थर्ड की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ ये क्या चेंज होता रहेगा। तो तमाम कांस्टेंट को मैंने एक जगह एक डब्बे बंद कर लिया। वो एक डब्बा क्या था भाई? कांस्टेंट कौन कौन था? माइनस ई एम ई की पावर 4, माइनस एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एच स्क्वायर।
इस कांस्टेंट को मैंने एक नाम दे दिया, वो नाम दे दिया के का। उसका नाम क्या दे दिया? के इज अ फैक्टर विच इज बेसिकली अ कांस्टेंट, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या निकाली? सारी वैल्यूज पुट करके मैंने इसकी वैल्यू निकाली 2.18 एक्सपोनेंशियल माइनस 18, 2.18 एक्सपोनेंशियल माइनस 18 जूल पर एटम, इसकी मैंने वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब ये एक कन्वर्जन है, मैंने सिखानी है आपको। ये जूल पर एटम है, इस जूल पर एटम को हम कन्वर्ट कर देते हैं किलो जूल पर मोल में। इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कैसे करते हैं मैं सिखाऊंगा। फिलहाल अभी इसको यहाँ पे रखे, मैं इसको रेड हाईलाइट कर लेता हूँ। 1312.8 किलो जूल्स पर मोल। हाउ टू कन्वर्ट दिस जूल पर एटम इनटू किलो जूल पर मोल, ये फिलहाल मुझको उधार है। अभी फिलहाल में डेरिवेशन कंप्लीट करने दें। तो के की वैल्यू जूल पर एटम हो गई, या इसको 1.1312 किलो जूल्स पर मोल बोला आपने। सो जूल पर एटम, जूल पर एटम से आपने जाना है किलो जूल पर मोल पे, कैसे जाना है भी हौसला रखिएगा इसके लिए, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला हुआ, हमारा बेटे जो फॉर्मूला हुआ, वो फॉर्मूला क्या बना? ई वुड बी इक्वल्स टू, 1 सेकंड, ई वुड बी इक्वल्स टू, यहां से मैं माइनस हटा दूंगा, सॉरी मैंने माइनस इस बात में लगा दिया था, यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है, कांस्टेंट माइनस नहीं आएगा। बेशक आप माइनस, अगर माइनस यहाँ लगाएंगे तो आंसर में माइनस आएगा, के की आंसर ही माइनस में आएगा, ठीक है। तो मैं माइनस यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने के के आंसर में माइनस नहीं लिखा। आई रिपीट, ये माइनस मैंने कांस्टेंट में ले लिया था, अगर मैं कांस्टेंट में माइनस लूंगा तो के की वैल्यू माइनस में आएगी। लेकिन मैं इसको माइनस फॉर्मूले में ले लेता हूँ, माइनस के 1/n²। सर आपने जेड कहाँ गायब कर दिया? जेड कहाँ गायब कर दिया? तो जेड मैंने कहीं गायब नहीं किया, मैं बात कर रहा हूँ फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो एप्लीकेबल ही सिर्फ हाइड्रोजन एटम पर है। तो मैं हाइड्रोजन एटम पे बात कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन एटम में जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर। आपसे जो सवाल पूछने हैं उसने वो हाइड्रोजन के लिए पूछना है। तो ई वुड बी इक्वल्स टू, ई किस बराबर हो जाएगा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगी माइनस के 1/n²। अब वो अगर आपको वैल्यू देता है, अब वो आपको सवाल देता है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप इस फॉर्मूले को यूज करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रखे हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रखे हैं, एटॉमिक नंबर भी रखे हैं, एप्सिलॉन नॉट भी रखे हैं, एन स्क्वायर भी रखे हैं, एच स्क्वायर भी रखे हैं। और दूसरा तरीका है डायरेक्ट के की वैल्यू इस्तेमाल करें 2.18 एक्सपोनेंशियल माइनस 18, और वो वैल्यू रख के आप एनर्जी निकाल लें जूल पर एटम में। ये निकालें बेटा। 5 मिनट्स का मैं स्टे ले रहा हूँ, 5 मिनट बाद बेटा मैं दोबारा से रिज्यूम करता हूँ इसको, ठीक है। जस्ट 5 मिनट से, 5 मिनट से छठे मिनट में आपने सारे यहाँ नजर आए मुझे।
जी बेटा, कर लिया आप लोगों ने? चलें जी, रिज्यूम करते हैं इसको। अच्छा जनाब, हमने क्या कर लिया था? अल्लाह आपको भला करे। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी थी सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम की। तो माइनस का के अपॉन एन स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। के की वैल्यू आपको पता है, ई इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एन स्क्वायर। के की वैल्यू सर हमको पता है, के की वैल्यू आपने ऊपर लिखी भी है, 2.18 एक्सपोनेंशियल माइनस 18 डिवाइडेड बाय एन। सेकंड की निकालनी है तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। के फर्स्ट शेल होता है, एल शेल सेकंड शेल होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5.43 एक्सपोनेंशियल माइनस का 19। आपने जूल्स में आंसर, जूल में यूनिट रखा था के का, तो माइनस का 5.43 एक्सपोनेंशियल माइनस का 19 जूल, इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। आपने जूल में के को रखा था तो आंसर भी क्या आ जाएगा, जूल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। बेटा मेरी स्क्रीन आ रही है? मेरी स्क्रीन शो हो रही है बेटे, और मेरी आवाज भी आ रही है आप लोगों को प्रॉपर? स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा, जिसकी नहीं हो रही वो मीटिंग से एग्जिट करे फिर आए, ठीक है। जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही वो मीटिंग से एग्जिट करे और उसके बाद आ जाए मीटिंग में, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स मेरा ख्याल है आपको ऊपर एक छोटा सा नजर आ रहा होगा, वो भी मैंने हटा दिया। आपने 2.180 रखनी है। देखिए आपके पास जब आंसर होगा ना, तो आंसर में कोई ना कोई यूनिट गिवन होगा। अगर वो यूनिट किलो जूल्स पर मोल में, देखिए एनर्जी आप निकाल रहे हैं, तो एनर्जी का कोई ना कोई यूनिट आपको आंसर में गिवन होगा ना। तो जूल पर एटम रखेंगे तो आपका आंसर भी जूल में आएगा। किलो जूल पर मोल रखेंगे तो आपका आंसर भी किलो जूल्स पर मोल में आएगा। दिस इज सिंपल। आपने आंसर को ट्रैक कर दो, अपना यूनिट रखना है, ठीक है। अगर आपका आंसर किलो जूल्स पर मोल में है तो आप रख देंगे 1312.8। अगर आपका आंसर जूल्स में है तो आप रख देंगे जूल पर एटम में, जूल पर एटम, नॉट सिर्फ जूल, जूल पर एटम। किलो जूल्स पर मोल इंटायर मॉलिक्यूल की बात की जाती है। जूल पर एटम सिर्फ एक एटम की बात की जाती है, ठीक है। अच्छा क्विकली मुझे दो डेरिवेशन करा दें, फिर मैं जो बकी चीजें उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। ये दो चीजें देख लें, इसी से रेलिवेंट है। नंबर 3 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन किस फ्री, उस वो जो रेडिएशन इमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन जंप करते हुए, तो उसकी रेडिएशन क्या है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और उसके बाद है बेटा वेव नंबर। बस ये दो छोटी छोटी डेरिवेशन है, आसान है, कोई मसला नहीं है। फ्रीक्वेंसी आपके पास कहाँ से निकलती है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच यहाँ पर क्या है बेटा, प्लांक्स कांस्टेंट। न्यू आपके पास क्या होती है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट हम किससे करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं। बस बेटा क्लास में एंड ही करूंगा इसके बाद ना, ये डेरिवेशन करा, ये कंप्लीट करा के हम इसको एंड करेंगे, परेशान मत हो। तो भाई फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला निकलता है वो क्या निकलता है, फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल्स टू एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला ड्राइव होकर निकलता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो क्या यूनिट होता है, हर्ट्ज। इसका यूनिट होता है एच, जेड से डिनोट करते हैं, ये बात आप लोगों को पता है। अच्छा फ्रीक्वेंसी के लिए आपसे वो सवाल नहीं पूछता, वो आपसे फ्रीक्वेंसी नहीं पूछता। वो आपको बोलता है फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा अपग्रेड कर लो, और फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा अपग्रेड करके एक और चीज कैलकुलेट कर लो, वेव नंबर। जो बेटा इनके लिए मैटर करता है, वेव नंबर ऑफ रेडिएशन। तो वेव नंबर ऑफ रेडिएशन के सवाल वो आपसे पूछता है। और वेव नंबर ऑफ रेडिएशन ड्राइव कहां से होता है, फ्रीक्वेंसी से ड्राइव होता है। कैसे भाई, फॉर्मूला आपके पास होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इक्वल्स टू वेव नंबर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ रेडिएशन, स्पीड ऑफ रेडिएशन जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इक्वल्स टू वेव नंबर मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट।
राइट। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करते हो। जब वैल्यूज पुट करते हो, किसकी वैल्यू पुट करोगे? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करोगे, जो आपने ऊपर कैलकुलेट की हुई है। ऊपर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, तो यहाँ से वेव नंबर आपके पास निकल के आ जाएगा। वेव नंबर वुड बी इक्वल्स टू ME4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H क्यूब इंटू सी। एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H क्यूब इंटू सी 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। अब ये सारे कांस्टेंट है। इन सारे कांस्टेंट को उठा के आप एक नया नाम देते हो। वो कांस्टेंट होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट बेटा बड़ा काम का होता है। आर एच स्टैंड्स फॉर रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग्स कांस्टेंट में वैल्यू याद रखनी है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू याद रखनी है। इससे न्यूमेरिकल वो आपसे पूछता है। इन सारे कांस्टेंट को एक घर पे रखा, जिस घर का नाम आर एच रखा। आर एच मीन्स क्या था? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग्स कांस्टेंट? रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू थी 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आप इसको मीटर इनवर्स में लेके जाओगे तो 109 1 पॉइंट, इसको मीटर इनवर्स में लेके जाओगे तो 1.09678 एक्सपोनेंशियल 7 मीटर इनवर्स। ये मीटर इनवर्स में चले जाएगा। ठीक है, ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट ही है। दोनों आपको यूनिट याद होने चाहिए। नॉर्मल यूनिट जो इस्तेमाल होता है वो किसमें होता है? सेंटीमीटर इनवर्स वाला न्यूमेरिकल में यूनिट इस्तेमाल होता है। वो आपसे क्या पूछेगा भाई? वो आपसे सीधा सीधा मामला ये पूछेगा कि कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटोन। फोटोन का वेव नंबर कैलकुलेट करो। अच्छा जी, दो सवाल। पहले एक सवाल आपसे ये पूछ सकता है, इस सवाल को देखिएगा, पहले इस पे फोकस कीजिएगा बेटा। वो आपसे पूछता है कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटोन। फोटोन का वेव नंबर मालूम करो। व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ई माइनस इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका फोर्थ ऑर्बिट से निकल के कौन सा ऑर्बिट पे आ जाए? सेकंड ऑर्बिट पर आ जाए। तो बताओ भाई वेव नंबर ऑफ फोटोन किसके बराबर है? ठीक है, आर एच की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो यहाँ पर दे भी रहा है 1.09678 एक्सपोनेंशियल 7। अब उसने मीटर इनवर्स में दी है, तो इसका मतलब वेव नंबर भी आपसे वो मांगता किसमें है? मीटर के अंदर मांगता है। ठीक है, वेव नंबर भी आपसे किससे मांगता है? मीटर इनवर्स से मांगता है, अगर वो मीटर इनवर्स में दे रहा है। सेंटीमीटर इनवर्स में देगा तो आप सेंटीमीटर इनवर्स में ले लोगे। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? सिंपल सा सोल्यूशन है कि सर वेव नंबर को इससे शो करते हैं। आर एच इक्वल्स टू 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है व्हाट विल बी n1, व्हाट विल बी n2। तो इसका आंसर बहुत आसान है। वो आपसे पूछेगा n1 क्या है, n2 क्या है। भाई जहां से आ रहा है, जहां से आ रहा है उसकी वैल्यू। अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट से आ रहा है, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 के बराबर। कहां पर आ रहा है? सेकंड ऑर्बिट पे आ रहा है, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 2 के बराबर हो जाएगी। हायर एनर्जी लेवल जो होता है वो n2 होता है। लोअर एनर्जी लेवल जो होता है वो क्या होता है बेटा? n1 होता है। हायर n2, लोअर क्या होता है? n1 होता है। तो यहां पर आपके पास n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? लोअर, सेकंड ऑर्बिट। n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हायर, हायर वुड बी फोर्थ ऑर्बिट। तो यहां पर आप क्या करेंगे?
वेव नंबर का फॉर्मूला लिखेंगे 109,678 एक्सपोनेंशियल 7, 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, यस, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगी इसकी। आप लोग जब बगैर कैलकुलेटर इसको सॉल्व कर रहे होंगे 2.051, बगैर कैलकुलेटर सॉल्व करने के लिए बेटा मैंने तरीकेकार आपको बताया हुआ है मल्टीपल टाइम्स कि भाई आप पहले क्या करें। आपको सर बिलाल जी ने अपनी प्लेलिस्ट शेयर की हुई है जिसमें विदाउट कैलकुलेशन कैलकुलेशन कराई हुई है, विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशंस कराई हुई है। वो प्लेलिस्ट उनके यूट्यूब चैनल पे मौजूद है जिसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, क्यूब ऑफ अ नंबर सब लेना सिखाया हुआ है। तो उसको सॉल्व करें, देन उस मेथोडोलॉजी को अपने न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करें तो आपको जिंदगी में कभी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, तो उसको सॉल्व करना जरूरी है, उसको सॉल्व करें फिर उस मसले को हल करेंगे तो होगा, अदरवाइज कभी जिंदगी में मसला हल ये नहीं होगा। ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, ये न्यूमेरिकल टाइम लेगा। इस वजह से नहीं कि इसकी लॉजिक मुश्किल है, सिर्फ इस वजह से कि इसकी कैलकुलेशन मुश्किल है, सिर्फ इसलिए टाइम लेगा। अदरवाइज ये न्यूमेरिकल 0 मिनट में होने वाला न्यूमेरिकल है। ठीक है, अदरवाइज न्यूमेरिकल बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, ये बोहर्स का एटॉमिक मॉडल था। अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल के कुछ डिफेक्ट्स हैं। वो क्या डिफेक्ट्स थे? बोहर का एटॉमिक मॉडल सिर्फ एप्लीकेबल है हाइड्रोजन पर या उन एटम्स के ऊपर जिनमें रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। एक इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व कर रहा हो उस पर एप्लीकेबल है। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर होगा, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल वहां पर क्या है, फेल है। बोहर के कॉन्सेप्ट ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट में। बाद में मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर पता चला कि इलेक्ट्रॉन भाई सिंगल प्लेन में मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल प्लेन में मूव करता है, जो कि ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, जो आगे जाके हमने पढ़ेंगे। तो ये बोहर का दूसरा पॉइंट फेल हुआ। तीसरा बोहर के कहा गया कि इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड एट अ डेफिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड रिवॉल्व विद द डेफिनेट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिनेट पोजीशन पर मौजूद है, डेफिनेट वेलोसिटी से घूम रहा है, लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इस बात को रॉन्ग साबित कर दिया। हाइजेनबर्ग ने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। एक साथ आप मोमेंटम और पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं बता सकते। इफ यू विल टॉक अबाउट द मोमेंटम, आपको एनर्जी, आपको उसकी पोजीशन अननोन हो जाएगी। जब आप पोजीशन की बात करोगे तो मोमेंटम अननोन हो जाएगा। बोहर्स की थ्योरी ने एक और बात बताई, बोहर्स थ्योरी एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिड नॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है, जैसे लाइट का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन ने, बोहर्स ने प्लांक्स मॉडल को जहन में रखते हुए पार्टिकल नेचर तो बता दिया कि जो एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स होगी, बट जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो डिफाइन करने में बोहर नाकाम हो गए। तो बोहर के कितने बेटा डिफेक्ट्स हो गए? बोहर के कितने डिफेक्ट्स हो गए? बोहर के 4 डिफेक्ट्स हो गए मेनली। बोहर के टोटल कितने डिफेक्ट्स है हमारे पास मेरा बेटा? टोटल 4 डिफेक्ट्स हमारे पास किताब में लिखे हुए हैं। वो 4 डिफेक्ट्स हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले लॉजिक पता होनी चाहिए। पहला वाला कौन सा डिफेक्ट था कि ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन पर एप्लीकेबल है, या उन पर है जिन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन पर एप्लीकेबल है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को बताने में फेल है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर आएगा तो वहां पर क्या रेडियस होगा, क्या एनर्जी होगी, क्या रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर फेल हो गया बोहर का मॉडल। नंबर 3, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं करता। हीजनबर्ग ने कहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली। बस इसने कहा है कि भाई वो डेफिनेट पोजीशन पर भी है और डेफिनेट वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेटिस्फाई नहीं करता। बोहर का मॉडल, लास्ट वन, जिसमें बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर तो बता दिया, बट इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है उसको डिफाइन करने में बोहर्स का मॉडल नाकाम रहा। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से पता चलता है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलता है हमें डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस हमारे इस कोर्स में नहीं है, मेरे ख्याल है आपके फिजिक्स में मौजूद है, सेकंड ईयर की उसमें मौजूद है, जहां आप वेव नेचर की बात करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आके बोहर्स का मॉडल खत्म होता है। ठीक है, तो इसी बोहर्स के मॉडल के साथ हम आज की क्लास को भी वाइंड अप करेंगे बेटा। और इसके लेक्चर, इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, इसके एमसीक्यूज की प्रॉब्लम भी मैं अपलोड कर दूंगा। बेटा आप किसी भी सीक्वेंस से, पुराने चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग आप किसी भी सीक्वेंस से देख ले, नो नो इशू। बेटा एक्सपोनेंशियल 7 इसलिए आया है कि मैंने उसको मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करके डेसिमल लगा दिया। 106978 को भी अगर आप लाएंगे 1 2 3 4 5, ये एक्सपोनेंशियल 5 में आएगा। अगर सेंटीमीटर इनवर्स में लेंगे तो एक्सपोनेंशियल 5 में भी आ सकता है, 1.09 एक्सपोनेंशियल 5। मीटर इनवर्स में लगा के मैंने क्या कर दिया, 10967800 भी लिख सकते हैं, या 109678 आप उसमें भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल -7 में। बेटा 1839 1840, ये कॉन्फ्लिक्ट है, किसी किताब में 1839 है, किसी किताब में 1840 है। आपसे इसमें एमसीक्यूज में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मैंने सिंध बोर्ड की किताब के अंदर ये फिलहाल नहीं देखा। 1839 को अगर आप बोलते हो सर ये 1839 है, मैं इसको सही कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। असल में इतनी बड़ी वैल्यू होती है ना, कि ये इतनी बड़ी वैल्यू कि इसमें इट डजेंट मीन, यूनिट को मैटर नहीं करता। तो अगर आप सिंध बोर्ड से पर्टेन कर रहे हो, सिंध बोर्ड से एमडी का टिकट दे रहे हो, तो सिंध बोर्ड की किताब को फॉलो करना, जहां पर 1839 लिखा हुआ है। लेकिन अदर किताब के अंदर आप देखोगे, फेडरल वेडरल के अंदर देखोगे, पंजाब में देखोगे, तो वहां पर आपके पास 1840 लिखा हुआ है, बट इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, ये मैटर नहीं करता। तो अपना ख्याल रखिएगा बेटा, फिर इंशाल्लाह आपसे कल की क्लास में मुलाकात होती है।